नमस्कार दोस्तों। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जब वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है, नौकरी लगने के तुरंत बाद वो देखता है कि क्या उसे पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए थी, वर्तमान में मिल रही नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन सब में अंतर समझना उसके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। जब वो ज्वाइन करता है उसको मिलते हैं लोग जो बोलते हैं कि ओपीएस अच्छी थी, एनपीएस में ये कमी है, यूपीएस में ये कमी है। पूरी जानकारी, क्या कौन सी पेंशन स्कीम बढ़िया है, किस पेंशन स्कीम में क्या सुविधा मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपीएस क्या है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था है। इसमें कर्मचारी की पेंशन मुख्य रूप से डिफाइंड बेनिफिट व्यवस्था पर आधारित होती है। यानी कर्मचारी के लिए यह पहले से ज़्यादा स्पष्ट होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन किस नियम से निर्धारित होगी। ओपीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं है। कर्मचारी का रिटायरमेंट उसके शेयर बाजार में कितना बढ़ा या घटा, इससे ओपीएस की मूल पेंशन व्यवस्था एनपीएस की तरह सीधे निर्धारित नहीं होती। इसके साथ ही पेंशन पर समय समय पर डियरनेस रिलीफ भी मिलता है, महंगाई राहत मिलती है। साथ ही कर्मचारी की मृत्यु के बाद पात्र परिवार को फैमिली पेंशन का भी प्रावधान रहता है। लेकिन इस ओपीएस में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय दायित्व आ जाता है। ओपीएस में सरकार को भविष्य में पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जैसे जैसे पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ती है, सरकार का पेंशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। यानी कि ओपीएस की सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती इसको माना जाता है। इसके बाद हम बात करें एनपीएस क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आधारित व्यवस्था है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की बेसिक पे और डीए दोनों को मिलाकर 10% की कटौती की जाती है। साथ ही कर्मचारी की बेसिक पे और डीए के 14% के बराबर सरकार द्वारा मिलाया जाता है और दोनों के योगदान को एनपीएस के टायर 1 अकाउंट में जमा किया जाता है और उसे पेंशन फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश किया जाता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, किसी कर्मचारी की बेसिक पे मान लो 50,000 है, डीए 50% यदि हो तो 25,000 डीए हो गया, तो पेंशनेबल जो सैलरी है वो 75,000 हो गई। कर्मचारी का 10% 75,000 हो गया और सरकार का 14% 10,500 रुपए हो गए। यानी कि कुल 18,000 रुपए प्रति माह आपके एनपीएस कोर्स बन। इसके बाद एनपीएस की सबसे बड़ी समस्या क्या है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। आपका कोर्स इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने वर्षों तक आपका योगदान हुआ, आपकी बेसिक पे और डीए कितना बढ़ा, आपके निवेश पर कितना आपको रिटर्न मिला, रिटायरमेंट के समय आपका कोर्स कितना था, एन्युटी से कितना पेंशन मिलेगा। इसलिए दो कर्मचारियों की अंतिम पेंशन अलग अलग हो सकती है। इसके बाद एनपीएस में रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा निकालने का भी स्कीम है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय नियमों के अनुसार एक्युमुलेटेड कोर्स का 60% तक लमसम विड्रॉल संभव हो सकता है और शेष कोर्स से एन्युटी परचेज की व्यवस्था होती है। पीएफआरडीए की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में एनपीएस के लिए 60% तक फाइनल विड्रॉल और 40% एन्युटी परचेज का उल्लेख है। यानी कि एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट पर बड़ा कोर्स मिल सकता है, लेकिन बदले में निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी
नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीएस, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। यूपीएस जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में लागू किया, जिसका उद्देश्य एनपीएस की कंट्रीब्यूशन कोर्स व्यवस्था के साथ साथ पेंशन की अधिक सर्टेनिटी प्रदान करना है। यूपीएस में कर्मचारी का जो योगदान है वो सेम 10% बेसिक प्लस डीए का, सरकार 10% इंडिविजुअल कोर्स देती है, इसके अतिरिक्त 8.5% और पेमेंट देती है बेसिक प्लस डीए का योगदान एक अलग पुल कोर्स में करती है। इसलिए यूपीएस को केवल यह कहकर गलत होगा कि सरकार सिर्फ 10% देती है। वास्तव में यूपीएस में जो सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% का है। यूपीएस में 50% पेंशन कैसे मिलेगी, तो यह जो यूपीएस का है वो सबसे चर्चित प्रावधान है। यदि क्वालिफाइंग सर्विस कम है, यदि क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 25 वर्ष है, तो फुल अश्योर्ड पे आउट आपके अंतिम 12 माह के औसत बेसिक पे का 50% होगा। मान लीजिए रिटायरमेंट के पहले आपके अंतिम 12 महीनों का एवरेज बेसिक पे 80,000 रुपए है, तो 80,000 का 50% 40,000 हो गया, यानी कि अश्योर्ड पे आउट की मूल राशि 40,000 होगी। इसके ऊपर लागू नियमों के अनुसार डियरनेस रिलीफ भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया पर अक्सर यह बताया गया है कि यूपीएस में आखिरी बेसिक के 50% पेंशन मिलेगी, जो एक अधूरी जानकारी है। आपको यदि स्पष्ट जानकारी जाननी है तो यूपीएस में एक्चुअल एडमिसेबल पे आउट पर इंडिविजुअल कोर्स और बेंचमार्क कोर्स तथा फाइनल विड्रॉल का प्रभाव पड़ सकता है। पीएफआईडीए के अनुसार अश्योर्ड पे आउट कुछ परिस्थितियों में प्रोपोर्शनली कम हो सकते हैं, इसलिए हम सीधे ये नहीं कह सकते कि हर कर्मचारी को आखिरी बेसिक का 50% पक्का मिलेगा। 10 साल सर्विस और 25 साल सर्विस में क्या अंतर है, तो यूपीएस में 10 वर्ष सेवा करने पर कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह गारंटीड पे आउट का प्रावधान है निर्धारित शर्तों के अधीन। 10 से 25 वर्ष सेवा करने पर पेंशन जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। 25 वर्ष या उससे अधिक सर्विस होने पर फुल अश्योर्ड पे आउट का आधार 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ एवरेज बेसिक पे होगा और ये कंडीशंस पर आधारित होगा। यूपीएस में जो फैमिली पेंशन है, यूपीएस का एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो है यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद लीगली जो वेडिड स्पाउस है उसको 60% ऑफ एडमिसिबल पे आउट मिलता है। जैसे कर्मचारी को यदि 40,000 पेंशन मिलती तो स्पाउस को 24,000 रुपए फैमिली पे आउट बन सकती है, जो लागू नियमों और परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है। यूपीएस में डियरनेस रिलीफ जो एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि पेंशन पर डियरनेस रिलीफ मिलेगा, यानी कि महंगाई बढ़ने पर पेंशन को इन्फ्लेशन इंडेक्शन के माध्यम से बढ़ाने का प्रावधान है। यह अश्योर्ड पे आउट, फैमिली पे आउट और मिनिमम पे आउट पर लागू व्यवस्था का हिस्सा है। यही कारण है कि यूपीएस को एनपीएस की तुलना में पेंशन सर्टेनिटी के मामले में अधिक आकर्षक माना जाता है। साथ ही यूपीएस में लमसम पेमेंट का जो ऑप्शन है वो हर कंप्लीट 6 मंथ की क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 1/10 गुना लास्ट बेसिक पे प्लस डीए के आधार पर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लमसम पेमेंट अश्योर्ड पेंशन को सामान्यतः कम नहीं करता, जबकि फाइनल विड्रॉल एक अलग व्यवस्था है। अब यूपीएस में जो फाइनल विड्रॉल 60% का है, यूपीएस में भी फाइनल विड्रॉल का विकल्प है। इंडिविजुअल कोर्स या बेंचमार्क कोर्स में से लागू सीमा के अनुसार 60% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि फाइनल विड्रॉल लेने पर अश्योर्ड पे आउट प्रोपोर्शनलिटी कम हो सकता है। और पीएफआईडीए के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय फैसला लेना होगा कि बड़ा लमसम अभी चाहिए या अधिक अश्योर्ड पेंशन बनाए रखना बेहतर है। कर्मचारी को किस में ज्यादा फायदा है, तो हर कर्मचारी का जवाब अलग अलग होता है
ओपीएस सबसे आकर्षक हो सकती है यदि क्वालिफाइंग सर्विस लंबी हो और अंतिम वेतन काफी अधिक हो। तो रिटायरमेंट के बाद एक नियमित पेंशन जिसकी प्राथमिकता हो और मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते जो, उनके लिए ओपीएस सबसे बढ़िया है। एनपीएस किन के लिए बेहतर है? जो कॉर्प्स एक्युमुलेशन पसंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का लाभ लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बड़ा कॉर्प्स महत्वपूर्ण है जिनके लिए, और मार्केट लिंक रिटर्न जिनको स्वीकार्य है, उनके लिए एनपीएस बेहतर हो सकता है। यूपीएस किन के लिए बेहतर हो सकता है? यदि निश्चित पेंशन जिनके लिए महत्वपूर्ण है, डियरनेस रिलीफ सहित नियमित रिटायरमेंट इनकम चाहिए, जिनको फैमिली पेंशन जिनके लिए महत्वपूर्ण है, जिनको एनपीएस जैसी अनसर्टेनिटी कम चाहिए, उनके लिए यूपीएस बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे इस तरीके से समझिए कि ओपीएस है वो डिफाइंड बेनिफिट है, एनपीएस में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, और यूपीएस है वो हाइब्रिड मॉडल है। सरकार की लिए कौन सी योजना महंगी है? तो ओपीएस जो है वो सरकार पर भविष्य की पेंशन लायबिलिटी अधिक होती है, क्योंकि पेंशन भुगतान लंबे समय तक चलता है, इसलिए सरकार के लिए महंगी योजना ओपीएस है। इसके बाद एनपीएस जिसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन पहले से निर्धारित है, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 14% बेसिक प्लस डीए। साथ ही यूपीएस जिसमें सरकार का फाइनेंशियल कमिटमेंट एनपीएस से बढ़ता है, क्योंकि 10% मैचिंग कंट्रीब्यूशन के अलावा 8.5% पूल कॉर्प्स का भी इसमें प्रावधान सरकार की तरफ से है। यूपीएस की सबसे बड़ी ताकत है क्या है? तो मेरे विश्लेषण में यूपीएस की सबसे बड़ी ताकत केवल 50% पेंशन नहीं, बल्कि 4 चीजें हैं, जैसे अश्योर्ड पे आउट, डियरनेस रिलीफ, फैमिली पे आउट और लमसम अमाउंट। यानी कि रिटायरमेंट, एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की सर्टिनिटी एनपीएस की तुलना में काफी अधिक यूपीएस में मिलती है। यदि यूपीएस की कमजोरी की बात करें तो यूपीएस को ओपीएस के समान मानना बिल्कुल गलत है। अश्योर्ड पे आउट कंडीशंस से जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल कॉर्प्स और बेंचमार्क कॉर्प्स का महत्व काफी बड़ा है, फाइनल विड्रॉल लेने पर पे आउट कम हो सकता है, और यूपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% जारी रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात करें तो ओपीएस पहले से निर्धारित पेंशन बेनिफिट है, एनपीएस आपका रिटायरमेंट कोर्स कितना बना उस पर निर्भर है, और यूपीएस आपका एनपीएस स्ट्रक्चर, अश्योर्ड पेंशन प्लस डीआर, यही यूपीएस का मूल उद्देश्य है। ये एक तुलना है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जानकारी थी साथियों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद साथियों।